नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आज हम डिस्कस करेंगे आइचर मोटर्स के बारे में। हम देखेंगे कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है, ये पैसे कैसे कमाते हैं। हम इनके वैल्यूएशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और रिसेंटली ये स्टॉक काफ़ी फॉल हो गया था, तो हम उसके बारे में जो रीजंस है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और एंड में देखेंगे कि ये स्टॉक फिलहाल में ठीक लेवल पे बाइंग के लिए अवेलेबल है या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। रॉयल एनफील्ड का जो बिजनेस है वो मोटरसाइकिल और ट्रक ये सेगमेंट से रिलेटेड है। और मोटरसाइकिल सेगमेंट में उनका रॉयल एनफील्ड नाम का एक वेल नोन ब्रांड है। और जिसके ये ब्रांड की जो मोटरसाइकिल है उनकी काफ़ी डिमांड अच्छी है और कस्टमर्स भी काफ़ी सेटिस्फाइड है ये ब्रांड से। मैं खुद भी एक रॉयल एनफील्ड का ओनर हूँ और मुझे ये जो बाइक है वो काफ़ी कंफर्टेबल मुझे लगती है। तो ये जो रॉयल एनफील्ड ये ब्रांड था, उन्होंने 1901 में उनका फर्स्ट बाइक मैन्युफैक्चर किया था। और उसके बाद में 1955 में जो रेडिच यूके बेस्ड ये जो कंपनी है, उन्होंने इंडिया में मद्रास मोटर्स करके एक कंपनी थी, उनको जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं तो उनका बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और उसके बाद में 1970 में यूके बेस्ड जो मेन कंपनी थी वो उन्होंने शट डाउन कर दिया और बंद कर दी। और पर जो इंडिया के ऑपरेशंस थे वो वैसे ही चालू रहे। फिर बाद में 1990 टू 1994 में आइचर मोटर्स ने ये जो मद्रास मोटर्स ये जो कंपनी थी उसको एक्वायर कर लिया। और बाद में वो उन्होंने बाद में खुद ने ये जो मोटरसाइकिल्स है वो प्रोड्यूस करना चालू कर दिया। जो कंपनी के करंट एमडी है सिद्धार्था लाल, तो ये कंपनी उनके पापा ने चालू की थी। और पहले आइचर मोटर्स जो कमर्शियल व्हीकल्स रहते हैं उसमें उन्होंने चालू किया था। और 1983 में उनका मित्सुबिशी के साथ टाइप था। उसके बाद में उन्होंने 1993 में ये टाइप उनको एंड कर दिया ये टाइप। और उसके बाद में उन्होंने खुद ने जो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स और बसेस का मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दिया। और उसके बाद में मोस्टली वो ट्रैक्टर ये सेगमेंट में भी थे 2005 तक। और उसके बाद में उन्होंने 2005 में ये सेगमेंट सेल कर दिया। और बाद में मोस्टली जो फोकस था वो उनका मोटरसाइकिल्स पे उनका फोकस था। और उसके बाद में 2008 में उन्होंने जो वोल्वो के साथ उनका टाइप कर लिया था। और बाद में उन्होंने फिर बाद में ट्रक्स और हेवी व्हीकल्स ये सेगमेंट में भी एंट्री करी। तो अभी मेजरली जो आइचर मोटर्स का फोकस है वो मोटरसाइकिल्स और ट्रक यही सेगमेंट में है। पहले उनके काफ़ी अलग अलग सेगमेंट्स में भी बहुत सारे अलग प्रोडक्ट्स थे जिसका वो मैन्युफैक्चरिंग करते थे, पर कंपनी ने बाद में ये सारा बंद करके अभी उनका मोस्टली मोटरसाइकिल्स और ट्रक ये सेगमेंट में ही फोकस है। आइचर मोटर के बिजनेस रेवेन्यूज बेसिकली दो सेगमेंट से आते हैं। एक है उनका मोटरसाइकिल का बिजनेस जिसमें उनका रॉयल एनफील्ड का ब्रांड है, और दूसरा है उनका कमर्शियल व्हीकल का सेगमेंट जिसमें उनके ट्रक्स या बसेस या हेवी कमर्शियल व्हीकल से उनके बिजनेस रेवेन्यूज आते हैं। तो मोस्ट ऑफ द उनके जो रेवेन्यूज है वो मोटरसाइकिल सेगमेंट से ही आते हैं जिसमें उनका रॉयल एनफील्ड का ब्रांड है। और बचे हुए रेवेन्यूज उनके कमर्शियल व्हीकल्स में से आते हैं जिसमें उनका वोल्वो के साथ टाई अप भी है। तो 2019 में आप देखोगे तो उन्होंने ऑलमोस्ट 8.23 लाख इतने मोटरसाइकिल का उन्होंने सेल किया था। और यही 2006 में सिर्फ 32,000 का उन्होंने मोटरसाइकिल का सेल किया था। इसके अलावा आप देखोगे तो 2010 टू 2018 यानी ये 8 ईयर्स में उन्होंने सिर्फ 50,000 यूनिट से चालू किया था पहले, और बाद में ये बढ़ के अभी ऑलमोस्ट 8 लाख से भी ज़्यादा उनका प्रोडक्शन हो गया है। तो ये देखोगे तो ये 8 ईयर्स में कंपनी ने 40% से भी ज़्यादा कंपाउंडेड उनकी जो बाइक्स का जो सेल्स है वो ग्रो किया है। और ये देखोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा उनका ग्रोथ है ये सिर्फ 8 ईयर्स में। रॉयल एनफील्ड के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में बुलेट, क्लासिक और थंडरबर्ड्स ऐसे अलग अलग बाइक्स हैं। और ये सारे बाइक्स के 350 और 500 सीसी के वर्जन्स अवेलेबल है। और आप देखोगे तो क्लासिक ये उनका बेस्ट सेलिंग बाइक है जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा कंपनी ने रिसेंटली और अलग बाइक लॉन्च किए थे जिसमें हिमालयन, कॉन्टिनेंटल जीटी और इंटरसेप्टर ऐसे उनके नाम हैं। और कॉन्टिनेंटल जीटी और इंटरसेप्टर ये जो बाइक्स है वो 650 सीसी ये रेंज में आते हैं, जो एक थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट का उनका जो बाइक्स है। और इसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 2.5 लाख के आसपास है। पर इनके जो कॉन्टिनेंटल जीटी और इंटरसेप्टर ये बाइक्स का फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ गया था और इसका उनको बाद में फिर प्रॉफिटेबिलिटी में भी थोड़ा इफेक्ट दिख रहा है। तो आप देखोगे तो रॉयल एनफील्ड का टोटल इंडिया में ऑलमोस्ट 6.4% का मार्केट शेयर है। और इसमें जो 150 सीसी से ज़्यादा जो बाइक्स होती है इसमें रॉयल एनफील्ड का ऑलमोस्ट 27% का शेयर है। बट इससे सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो उनका जो कैटेगरी है 250 और 750 सीसी, इसके बीच में उनका 91% का शेयर है। यानी मोस्ट ऑफ द जो बाइक्स होती है ये सेगमेंट में वो रॉयल एनफील्ड ही प्रोड्यूस करता है।
तो कंपनी ने डिसाइड किया था कि उनको यही सेगमेंट में काम करना है, क्योंकि ये सेगमेंट में कंपटीशन जो है वो थोड़ा कम है और मार्जिन्स काफ़ी अच्छे हैं, और इसीलिए कंपनी के जो ईबिटा मार्जिन है वो काफ़ी अच्छे हैं। ऑलमोस्ट 30% के आसपास उनको ईबिटा मार्जिन ये सेगमेंट से मिलते हैं। और आप देखोगे तो उनका कंपटीशन काफ़ी ये सेगमेंट में कम है, और इसीलिए उनकी जो डिमांड है ये बाइक्स की वो काफ़ी ज़्यादा है। और आप देखोगे तो मोस्ट ऑफली जो उनके बाइक्स है उनकी 4 to 8 मंथ्स का वेटिंग पीरियड होता है कस्टमर को वो बाइक बुक करने के बाद। कंपनी के टोटल 3 प्लांट्स हैं जिसमें उनकी बाइक की मैन्युफैक्चरिंग होती है, और ये सारे प्लांट्स उनके चेन्नई में ही है। तो उसमें से एक जो प्लांट है उसका एक्सपांशन शुरू है, और इसका फेज 2 कंप्लीट होने के बाद कंपनी के पास टोटल 9.5 लाख इतनी उनकी बाइक की कैपेसिटी हो जाएगी। तो आप देखोगे तो उनके जो स्टोर्स होते हैं जिसमें उनके ऑलमोस्ट 915 डीलरशिप्स है, तो उनके स्टोर्स में बाइक के अलावा काफ़ी अलग अलग चीज़ें भी मिलती है, जैसे कि जैकेट होता है या हेलमेट होता है या जो शूज़ होते हैं या ग्लोव्स, यानी जो एक्सेसरीज है उसके ऊपर भी कंपनी ने काफ़ी फोकस किया है, क्योंकि कंपनी को सिर्फ बाइक नहीं बेचनी है, उनको पूरा एक ब्रांड क्रिएट करना है। और आप यही कंपेयर करोगे जो 150 सीसी से कम बाइक होती है या उसके आसपास की जो बाइक्स होती है जैसे हीरो होंडा हो गया या बाकी जो ब्रांड्स है, तो वो ज़्यादा ब्रांड क्रिएशन में उन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं किया है, वो सिर्फ बाइक्स बेचते हैं। तो जैसे रॉयल एनफील्ड का मैंने आपको बताया कि उनके एक्सेसरीज पे काफ़ी फोकस है, और इसीलिए उनके जो फाइनली ईबिटा मार्जिन्स हो जाते हैं वो अराउंड 30% के आसपास होते हैं। और यही ईबिटा मार्जिन्स उनके जो 2011 और 2012 में ऑलमोस्ट 10 to 13% के थे। तो कंपनी ने लास्ट 6-7 ईयर्स में अपने मार्जिन्स ऑलमोस्ट ट्रिपल कर दिए हैं, और इसका मेजर रीज़न जो है वो उन्होंने एक ब्रांड क्रिएट किया है और जिसकी डिमांड कस्टमर के साइड से काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा रॉयल एनफील्ड अपने जो अलग अलग इवेंट्स भी अरेंज करते हैं जिसमें वो बाइक्स के अलग अलग उनके टूर्स होते हैं, तो उनका जो एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंस होता है वो इसके ये टूर्स और ये सारे इसमें से काफ़ी बच जाता है, और बाद में डिमांड और ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा कंपनी अपने बाइक्स का एक्सपोर्ट भी करती है, और साउथ कोरिया, थाईलैंड और अर्जेंटीना ऐसे 19 डिफरेंट कंट्रीज में उनके टोटल 42 डिफरेंट स्टोर्स है। और आप देखोगे तो उनके जो रेवेन्यूज़ है वो ये सेगमेंट से फिलहाल एक्सपोर्ट से ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, पर आगे जाके मुझे लगता है कि उनका एक्सपोर्ट भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकता है, क्योंकि इंटरनेशनली उनके बाइक्स की काफ़ी अच्छी डिमांड है। तो अभी हम उनके जो कमर्शियल व्हीकल ये सेगमेंट है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो उनके कमर्शियल व्हीकल ये सेगमेंट में अलग अलग प्रोडक्ट्स है, जैसे कि उनके लाइट कमर्शियल व्हीकल्स है, हैवी कमर्शियल व्हीकल्स है, बसेस है और ट्रक्स है। तो 2008 में आइचर मोटर्स ने वोल्वो के साथ टाई अप किया था मोस्टली ट्रक के सेगमेंट में। तो आप देखोगे कि उनके जो ईबिटा मार्जिन्स है वो बाइक के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, बट उन्होंने 2019 में ऑलमोस्ट 73,000 के जो यूनिट्स है वो सेल किए थे। बट उनका जो मेजर फोकस है वो प्रीमियम ट्रक्स पे है, पर फिलहाल उनकी जो डिमांड है वो इंडिया में इतनी ज़्यादा नहीं है, पर आगे जाके ये सेगमेंट भी थोड़ा ग्रो हो सकता है। तो जो उनके जो प्लांट्स है ट्रक ये सेगमेंट में मोस्टली उनके जो प्लांट्स है वो मध्य प्रदेश में है, और ट्रक के अलावा उनके जो ट्रक ये सेगमेंट में जो अलग अलग पार्ट्स लगते हैं उनके भी अलग अलग प्लांट्स मध्य प्रदेश में है, और फिलहाल और एक प्लांट उनका मध्य प्रदेश में आ रहा है। तो ये पूरा जो सेगमेंट है ट्रक और बस और कमर्शियल व्हीकल्स का, इससे रेवेन्यूज़ फिलहाल थोड़े कम है क्योंकि उनकी ज़्यादा डिमांड नहीं है, बट मुझे लगता है कि आगे जाके ये सेगमेंट थोड़ा ग्रो हो सकता है जिससे उनके रेवेन्यूज और भी बढ़ सकते हैं। अभी हम ये देखते हैं कि आइचर मोटर का स्टॉक रिसेंटली इतना ज़्यादा क्यों गिर गया था। तो उसका जो मेजर रीज़न है वो मोटरसाइकिल सेगमेंट में थोड़ा स्लो डाउन हो गया था, और आप देखोगे तो रॉयल एनफील्ड के 2018 और 2019 के जो उनके सेल्स है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है। और जैसे कि मैंने आपको पहले मेंशन किया था कि उनके जो सेल्स है वो 2010 to 2018 ये 8 ईयर्स में ऑलमोस्ट ईयरली 40% तक के कंपाउंडेडली ग्रो किए थे, और बाद में वो जाके 2019 में ऑलमोस्ट फ्लैट हो गए हैं, और इसीलिए स्टॉक काफ़ी गिर गया है। और उसका जो सेकंड रीज़न है वो इंडिया में गवर्नमेंट ने कुछ एबीएस के नॉर्म्स निकाले हैं, तो इसीलिए आइचर मोटर्स ने एबीएस अपने सारे बाइक्स में लगा दिया था। तो एबीएस यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो ये एबीएस के वजह से बाइक की जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 25 to 30,000 से बढ़ गई है, और इसीलिए कस्टमर्स की डिमांड इसके रिगार्डिंग थोड़ी कम हो गई है, और उनका जो वेटिंग पीरियड था सारे बाइक्स का वो भी काफ़ी कम हो गया है। और इसका और एक रीज़न जो है वो केरला के जो फ्लड्स है जो पहले आए थे, इसके रिगार्डिंग भी कंपनी को काफ़ी लॉस हो गया है, क्योंकि केरला ये कंपनी का मेजर मार्केट था जिससे कंपनी को ऑलमोस्ट 33% के रेवेन्यूज इंडिया से आ रहे थे,
और इसके बाद में वो रेवेन्यूज थोड़े कम हो गए हैं। और जो रिवाइवल था वो रिवाइवल अब तक उनके जो प्रोडक्ट्स में आया नहीं है। और कंपनी को अभी भी उसका जो इम्पैक्ट है केरला के फ्लड्स का, वो अभी भी उनके जो प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज है उसमें दिख रहा है। इसके अलावा सबसे और एक बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ है, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जो जावा करके एक बाइक है जो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने लॉन्च किया है, और वो एग्जैक्ट रॉयल एनफील्ड जो कैटेगरी में काम करते हैं 250 to 750 ये सेगमेंट में उन्होंने ये बाइक लॉन्च किया है। मोस्टली उनका 350 सीसी का भी बाइक है, और कस्टमर का ये बाइक को लेके काफ़ी अच्छा डिमांड है। और उनका जो बुकिंग्स है वो कंप्लीट हो गया है 2019 के लिए, और जो डिमांड है वो ज़्यादा है और कस्टमर को ये बाइक भी काफ़ी पसंद आने लगा है। तो ये सारे रीजंस के वजह से उनका स्टॉक काफ़ी गिर गया है, और अभी मुझे लगता है स्टॉक फिलहाल अभी कुछ 19,000 के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी हम आइचर मोटर्स के थोड़े वैल्यूएशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल में आइचर मोटर का स्टॉक ऑलमोस्ट 57,000 करोड़ के मार्केट कैप के आसपास अवेलेबल है, और स्टॉक का पी 25 का है। और कंपनी ने फिलहाल में अलग एक CEO का अपॉइंटमेंट किया था जिनका नाम है विनोद दसारी। तो विनोद दसारी ये जो है वो पहले अशोक लेलैंड में काम करते थे, और उनके अंडर अशोक लेलैंड में काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी हुआ था। और इसके अलावा मैंने आपको जैसे मेंशन किया था कि आइचर मोटर्स के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका नाम है सिद्धार्था लाल। तो उनके अंडर उन्होंने रॉयल एनफील्ड को काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया था। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि कंपनी में कॉरपोरेट गवर्नेंस के कुछ इश्यूज़ नहीं है, और उनका जो बिज़नेस है वो बिज़नेस भी काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा कंपनी आगे जाके उनके एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकती है, और उनका जो ट्रक के सेगमेंट में भी आगे जाके कुछ ग्रो हो सकता है। बट ये सारा देख के मुझे स्टॉक फिलहाल काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है, और इसीलिए ये स्टॉक मैंने मेरे पोर्टफोलियो में ऐड नहीं किया है। आगे जाके कुछ सपोज करेक्शंस होते हैं तो मैं शायद ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में ऐड करने का सोच सकता हूँ। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो फ्यूचर में भी मिल सकते हैं। तो फिलहाल में ये वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग स्टॉक के बारे में देखेंगे और उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे।